वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की एक नई स्टोरी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी। मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और मैं बाय प्रोफेशन एक टैरोट कार्ड रीडर और पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक मेल है जो कि हमारे पास आए थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर रिलेटेड टू हिज वाइफ। उनके और उनके वाइफ के बीच में बहुत ही बुरे संबंध थे। उनकी वाइफ उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, मिसबिहेव करती थी और कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं उन पर करवाती रहती थी, जैसे वशीकरण है या ब्लैक मैजिक है, ताकि उनका हस्बैंड जो है हमेशा उनका बन के रहे और उनके साथ लॉयल रहे। उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी अपने लाइफ में सभी चीज़ों को लेकर। तो वो जानना चाहते थे कि आखिर उनकी वाइफ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जब सेशन स्टार्ट होता है और उनका पीएलआर किया जाता है तो वो देखते हैं अपनी पास्ट लाइफ में कि एक लाइफ के अंदर जो उनकी वाइफ है इस लाइफ की, वो पर्सनालिटी एक मेल है पास्ट लाइफ में जिसका नाम है गौतम, और उसकी जो लवर थी उसका नाम है श्रद्धांजलि, जो कि ये खुद थे। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ उस लाइफ के पास्ट लाइफ के गौतम और श्रद्धांजलि थे, जो कि आपस में प्यार किया करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जब पूरा लाइफ एक्सप्लोर होता है तो पता चलता है जो गौतम है उसको बहुत ही छोटी एज से काफ़ी सारी एंटिटीज दिखाई देती हैं अपने चारों तरफ, जो कि काफ़ी भयानक और डरावनी होती हैं, जिस वजह से गौतम का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पुअर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसे डर और भयानक ड्रीम्स भी आते हैं। वो कहीं कहीं भी जाए, चाहे अपने घर में या बाहर में, हर जगह पे उसको एंटिटीज दिखाई देती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और उसको डराती थी। जब ये बात वो अपने घर वालों को बताता था तो कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और सब लोग उसे बच्चा समझकर ये बोलते थे कि भ्रम है या फिर तुम डरो मत। कोई भी ये ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था कि गौतम की मानसिक स्थिति क्या है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी उसने ये पाया कि ना तो पढ़ाई लिखाई में उसका मन लग पा रहा है और ना ही किसी और काम में। कॉन्फिडेंस लेवल बेहद कम है और लाइफ में हमेशा एक डर का माहौल है। इन सब चीज़ों से दूर उसकी लाइफ में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी श्रद्धांजलि, उससे वो बेहद प्यार करता था। जब कभी भी वो श्रद्धांजलि से मिलता तो बहुत अच्छा और खुश महसूस करता था। उन दोनों का जो मिलने की जगह थी वो जंगल में एक ऐसी जगह थी जिसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी और उसके ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ था। ये जगह जंगल के एकदम बीचों बीच था जहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता था। इसी जगह पे गौतम और श्रद्धांजलि मिला करते थे। जब वो श्रद्धांजलि को देखता है तो बिल्कुल अचंभित रह जाता है और कहता है कि श्रद्धांजलि बहुत सुंदर है और मुझसे प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूँ। लेकिन श्रद्धांजलि मुझसे काम करने के लिए कहती है, नौकरी करने के लिए कहती है, ताकि आगे चल के हम अपना घर बसा सके, शादी कर सके। लेकिन क्योंकि गौतम के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पुअर था, जिस वजह से वो कभी भी कोई काम कर ही नहीं पा रहा था। ऊपर से ये एंटिटीज दिन रात उसको परेशान करती थी। अब तो उसने ये बात सबको बताना भी बंद कर दिया था कि इस तरह की कुछ एंटिटीज उसे परेशान करती हैं, क्योंकि वो देख रहा था कि कोई भी उसे ट्रस्ट नहीं कर रहा है और सब लोग उसे डरपोक बुला रहे हैं।
इस तरह की कंडीशन में जीते जीते गौतम की पर्सनालिटी जो थी बिल्कुल एक पुअर पर्सनालिटी और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन चुकी थी, जो श्रद्धांजलि को पसंद नहीं आ रही थी। ऑल्दो श्रद्धांजलि उससे प्यार तो करती थी, लेकिन उसको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उसका प्रोटेक्शन, उसका केयर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाए। एक दिन इन दोनों की बहस होती है शादी को लेकर। अब इन दोनों की एज 20 साल हो चुकी थी और इस एज में उस जमाने के अंदर सभी लोगों की शादी हो जाया करती थी, बल्कि इस एज से पहले ही काफी लोगों की शादी हो जाया करती थी। तो श्रद्धांजलि गौतम को बोल रही थी कि उसके घर वालों से अब उसके ऊपर प्रेशर है शादी करने का। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो चाहता है कि उन दोनों की शादी हो तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसे कुछ ना कुछ करके नौकरी करनी पड़ेगी ताकि वो श्रद्धांजलि के साथ शादी कर सके। गौतम उसे बोल रहा था, समझा रहा था कि उसे थोड़ा टाइम और चाहिए, लेकिन श्रद्धांजलि ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि नहीं, मेरे पास अब और टाइम नहीं है। उन दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है और बहस करते करते श्रद्धांजलि अपना हाथ गौतम से झटक देती है, छुड़ा लेती है, जो कि गौतम उसका हाथ पकड़कर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दोनों अक्सर उसी पुल पे मिला करते थे जिसके नीचे खाई थी। और बहस करते करते श्रद्धांजलि ने जो हाथ झटका था उसकी वजह से गौतम का बैलेंस बिगड़ा और गौतम सीधे उस लकड़ी के पुल के नीचे जा गिरा, उस खाई के अंदर। नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उस पे उसका सिर जाके पटकाया और बहुत सारा खून ही खून वो देख रहा था। उसको बहुत दर्द हो रहे थे और उस पेन को फील कर रहा था। इस मोमेंट पे वो बिट्रेयल भी फील कर रहा था श्रद्धांजलि से। उसको ऐसा लगा जैसे श्रद्धांजलि ने उसको धोखा दे दिया, जैसे श्रद्धांजलि ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। वो उससे थोड़ा सा समय और चाहता था। जब डेथ होने के बाद उसकी आत्मा बॉडी से निकलकर स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तो वहां पे उसे एक और लाइफ दिखाया जाता है जिसमें वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक बनने से पहले उसने और उसके मम्मी पापा ने, जब वो छोटे एज का था तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी करवाई थी, लेकिन बचपन से ही यानी कि 15-16 साल की एज से ही वो काफी क्लियर था कि उसको तांत्रिक बनना है, जिसके लिए वो शादी ब्याह और बच्चों जैसी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। उसने काफी कोशिशें की अपने माँ बाप को समझाने की, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बेटा तांत्रिक बने, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती आकर उसकी शादी करवा दी। और उसकी जो वाइफ थी उसको उसने शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर संन्यास ले लिया और तांत्रिक क्रियाएं सीखी। सीखने के बाद उन तांत्रिक क्रियाओं को कई लोगों पे अप्लाई किया, जैसे वशीकरण होता है, बुरी नज़र होती है, ब्लैक मैजिक होता है, किसी की जान लेना होता है। ये सब तरह की क्रियाएं उसने की। कई लोगों की तांत्रिक क्रिया की मदद से डेथ भी करवाई और उनकी आत्माओं को अपने पास बंदी बना के रखा, ताकि उनकी आत्माओं की जो शक्ति है उसको वो अपनी तांत्रिक जो उसकी एक्टिविटीज थी, पावर्स थी, उसको बढ़ा सके, उनकी शक्तियों को यूज करके। उन जो आत्माओं को उन्होंने कैद करके रखा था उस तांत्रिक ने, उसको हमेशा वो टॉर्चर किया करता था। उनकी तांत्रिक जो होते हैं उनकी अपनी अलग क्रियाएं होती हैं आत्माओं से अपना काम करवाने की, उनको टॉर्चर करने की और उनको अपने हिसाब से यूज करने की। तो जो गौतम की लाइफ में जो एंटिटीज उसको दिखती थी वो वही एंटिटीज थी जिसको गौतम ने अपनी पास्ट लाइफ में एज अ तांत्रिक टॉर्चर किया था, मारा था और अपने कंट्रोल में रखता था। इस लाइफ में वो बेहद पुअर पर्सनालिटी के साथ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इस लाइफ में उसको उन एंटिटीज से अपना जो कर्म था वो चुकाना था, उनके हाथों टॉर्चर होना था। जब ये देखता है कि श्रद्धांजलि उसकी वही वाइफ थी जिसको उसने एज अ तांत्रिक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था,
तो जब वो वाइफ उसको प्यार करती थी, वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, शादीशुदा जीवन में उसका साथ निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, और उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो जो उस वाइफ के अंदर रिवेंज की भावना आ गई थी, वही उसने श्रद्धांजलि बनकर गौतम से लिया और उसको छोड़ दिया। इसलिए वो बिट्रेयल वहां पे वो फील कर रहा था, जैसे श्रद्धांजलि ने उसको छोड़ दिया। ऑल्दो श्रद्धांजलि का छोड़ना बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि गौतम उसको मैरिज जैसी चीज के लिए और ज्यादा वेट करवा रहा था। गौतम प्यार तो करता था, लेकिन वेट बहुत ज्यादा करवा रहा था, जो कि श्रद्धांजलि के लिए करना नामुमकिन था। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब वो तांत्रिक था तो उसको तांत्रिक बनना जरूरी था, उसके लिए वो क्रियाएं सीखना जरूरी था, लेकिन वो अपनी वाइफ से हेट नहीं करता था, बट क्योंकि उसका ड्रीम्स, उसके एम्बिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसने अपनी वाइफ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सेम पैटर्न इस लाइफ में एज अ गौतम उसके साथ रिपीट हुई, और इसीलिए वो जो रिवेंज का एक पैटर्न बन गया था दोनों आत्माओं के बीच में, कि एक लाइफ में तुम मुझे छोड़ दो, एक लाइफ में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और जो एंगर, बिट्रेयल की भावना थी वो हावी होने लगी थी इस प्रेजेंट लाइफ में। और इसी वजह से इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी कि वो हमेशा अपने हस्बैंड को कैद करके रखना चाहती थी, हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, कभी भी ट्रस्ट नहीं करती थी, हमेशा इनसिक्योर रहती थी, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। सेशन के दौरान इतना ज्यादा एंगर रिलीज हुआ, इतना ज्यादा एंगर रिलीज हुआ, जैसे कि पता नहीं कितने जन्मों का एंगर और रिवेंज होल्ड कर रखा था। दोस्तों, कई बार हमारे रिश्तों में जो पैटर्न होती है ना, उसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम दो जनों के बीच में रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन उस रिश्ते के बीच में क्या पैटर्न है, क्या भावना एक दूसरे को देखकर आती है। केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हस्बैंड ऐसे बिहेव कर रहा है, या मेरी वाइफ ऐसे बिहेव कर रही है, या मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिबलिंग्स, मदर फादर, कोई भी रिलेशन हो, कौन कैसे बिहेव कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की भावना समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बार बार क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है आप पे, तो वो क्यों कर रहा है, उसकी भावना को फील कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। तभी आपको हीलिंग प्राप्त होगी, तभी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, और तभी आप उस पैटर्न से, जो एक लूप की तरह होती है ना, बार बार रिपीट होती है, वो टूटेगी और आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जी पाओगे। इस प्रेजेंट लाइफ में जो क्लाइंट थे, उनका और उनकी वाइफ का रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, अभी 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन आगे का रिलेशन इनका बर्बाद होने से बच गया। आगे के जो आने वाले साल थे, या आने वाले साल में जो ये पैटर्न को रिपीट करते रहते, एक दूसरे को टॉर्चर करते रहते, ना ये फ्रीडम के साथ जी पाते, ना इनकी वाइफ फ्रीडम के साथ जी पाती, उन सब चीजों पे फुल स्टॉप इस पीएलआर थेरेपी ने लगाया। कॉर्ड कटिंग की गई, अंडरस्टैंडिंग ली गई, फॉरगिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके साथ जो भी पास्ट लाइफ में हुआ या किया गया, उसको माफ करना बेहद जरूरी है। हम फॉरगिवनेस नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ कोई कुछ भी कर चुका है, वो पास्ट में है, उसे माफ कर दो। इस प्रेजेंट लाइफ में आप उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो, ये पूरा कंट्रोल आपके पास है। क्या आपको वापस से वही रिवेंज का पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो ना जाने कितने और जन्मों में आप यही पैटर्न आगे बढ़ाते जाओगे। 2 जनों में से कोई भी एक पर्सन अगर रेडी हो जाए इस रिवेंज के पैटर्न पे फुल स्टॉप लगाने के लिए, तो 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। 10% आपको अपनी ओर से लव देना पड़ता है, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग देना पड़ता है, तो आपका रिश्ता 100% अच्छा हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस। इस पीएलआर थेरेपी में हमने यही सीखा कि फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं, दैट मीन्स उस चीज को आप अपने साथ अगले लाइफ में भी लेके जाएंगे। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जिस भी रिश्ते से आपका दिल दुखता है, आपको पेन होता है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी वजह से हो रहा है जो हो रहा है, मैं माफ कर देती हूँ या कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे ये पैटर्न कैरी नहीं करना है, वहीं पे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो दोस्तों, ये तो थी मेरे क्लाइंट की कहानी। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा फील हुआ है, प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।